हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी की सीरीज। ठीक है। तो देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसकी सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप लड़ने जा रहे हैं किसी दुश्मन से, तो एटलीस्ट उसकी स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए ना, कि बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो ऐसे ही आपको कम से कम सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, सिलेबस पता होने से क्या होता है, एक तो आपको रटना नहीं पड़ता, और दूसरा आपको बार बार सिलेबस को देखना नहीं पड़ता। और जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, माइंड अगर आपके सिलेबस है माइंड में, तो आपका माइंड एक्चुअली अपने आप ही उस दिशा में चला जाएगा कि हाँ, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और ये हमें थॉरोली अच्छी तरह से पढ़ना है ना। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है अगर आपको सिलेबस पता है तो। आपको पता रहता है कितना पढ़ना है, कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है, किस वे में पढ़ना है, और उसके क्या क्या पॉइंट्स मतलब आपके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपकी पढ़ाई के लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में जानना। थॉरोली और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, ताकि कुछ भी बहुत ज़्यादा आपको रटना ना पड़े। तो देखिए, जब मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की, तो क्या आता होगा आपके दिमाग में। अगर हम भूगोल की बात करें तो क्या आता होगा आपके दिमाग में, यही पर्वत, पठार, चट्टानें, नदियां, है ना। तो जो कि सब सही भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या किया है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, यानी कि पृथ्वी और उससे संबंधित जो कुछ भी है उसके विषय को। तो उसको हम अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से, इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बुक्स में भी लिखा होता है, बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक होता है हमारे भारत का भूगोल, जिसमें हम अपने देश को, अपने भारत को जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व का भूगोल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विश्व का भूगोल। इस विश्व के भूगोल में बेटा क्या क्या चीजें आ जाती हैं। विश्व के भूगोल में सबसे पहला, अब इसको भी हम आगे बाइफरगेट करेंगे। जैसे कि पहला जो वो है टॉपिक, वो हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, खगोल शास्त्र। तो इसमें हम ब्रह्मांड और उससे जुड़ी सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो, एक मोटे तौर पे याद कुछ नहीं करना है, इतना ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं डालना है माइंड पे। एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी कहाँ पर है, आप कहीं रह रहे हो, आपसे पूछा जाएगा ना कि आप कहाँ रह रहे हो, तो आप क्या बताओगे। एक स्पेस है, वो स्पेस कौन सी जगह पे कहाँ रह रहे हो, आप किसी गली का नंबर, गली का पता बताओगे। और ब्रॉड वे में पूछा जाएगा, मान लो आप किसी और प्लेनेट पे पहुंच गए, वहां से आपसे पूछा जाएगा आपका एड्रेस, तो आप क्या बताओगे कि हाँ, एक जगह है, वो इस कॉन्टिनेंट में, इस देश में है, इस कॉन्टिनेंट में है। और कॉन्टिनेंट के बाद वो कहाँ है, किसी प्लेनेट पे है, और वो प्लेनेट किसी न किसी गैलेक्सी में होगा। और वो गैलेक्सी कहाँ है, उसका इसका भी तो एक स्पेस होगा, है ना। तो क्योंकि ब्रह्मांड में तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उसी में से एक गैलेक्सी के एक प्लेनेट अर्थ पे हम रहते हैं। तो ऐसे ही अ, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो वो गैलेक्सीज कहाँ पे है, ब्रह्मांड में है। क्योंकि वो अपने आप तो नहीं बनी, एक प्रोसेस हुआ होगा पहले। पहले ब्रह्मांड बना होगा, फिर गैलेक्सीज बनी होंगी, फिर प्लैनेट्स बने होंगे, है ना। तो ऐसे ही सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उत्पत्ति। जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, तो क्या था, तो क्या था, एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था। ठीक है, एक एकाकी गोलक था। उस उससे क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे, पहला हमारा टॉपिक क्या हो गया, उत्पत्ति और ब्रह्मांड। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने देख ली, ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड के बाद क्या बन गया, इसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं बन गई। अब आकाश गंगाओं के बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसमें भी क्या बना, सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। हम अपने सौर मंडल को पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारी आकाश गंगाएं, उनमें अपने अपने उनके क्या है, तो उनके अपने अपने प्लेनेटरी फील्ड हैं, सौर मंडल हैं। तो हम अपने सौर मंडल, जिसका नाम हमने सूरज रखा हुआ है, उसके आसपास जो कुछ भी रिवॉल्व करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। जितने भी पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं, तो सौर मंडल को हम पढ़ेंगे। सौर मंडल और उसके सारे ग्रहों ग्रहों को पढ़ेंगे। तो ये हो गया सेकंड टॉपिक, सौर मंडल। ठीक है, ये सारा जो एस्ट्रोनॉमी में आता है। उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल, ग्रहों की उत्पत्ति, और ग्रह में कौन सा ग्रह जिसपे हम रहते हैं, हमारा गोला, यानी कि पृथ्वी। तो हम पृथ्वी के बारे में फिर थॉरोली पढ़ेंगे। इसका एक मोटा मोटा जानकारी ले लेंगे इसकी, और उसके बाद हम अपने थॉरोली हम अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पृथ्वी में भी, अब देखिए, जब हमने बात कर ली जब अपनी पृथ्वी की, यहाँ तक ये था एस्ट्रोनॉमी यानी स्पेस के बारे में, खगोल शास्त्र, यानी कि पृथ्वी से बाहर आकाश अंतरिक्ष में जो कुछ भी है, उन सब का अध्ययन हमने क्या कह दिया, हमने इसको एस्ट्रोनॉमी कह दिया। ठीक है, ये सारा हो गया, याद हो गया सबको।
जितना भी हम पढ़ते चलेंगे साथ साथ तैयार करते चलेंगे। ये तो देखिए, अब हमने अंतरिक्ष का, एस्ट्रोनॉमी का सब कुछ पढ़ लिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए, अपने फेवरेट गोले के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए। तो सपोज कीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी कैसी है? जियोइड शेप की है। बाकी आगे मैं आपको सब कुछ समझाते जाऊंगी कि जियोइड शेप क्या होता है, क्या होता है। एक बार हम मोटा मोटी पहले सिलेबस देख लेते हैं। पृथ्वी में क्या है, बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां, कि ये कैसे, कौन कौन सी गतियां करती है। तो क्या क्या हो गया इसमें? पृथ्वी के बारे में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? गतियां, किस किस तरह की गतियां हमारी पृथ्वी करती है। उसके बाद अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? आई होप कि आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन फिर हम इसके बारे में थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में अक्षांश और देशांतर और पृथ्वी की गतियां। इससे हमें क्या पता चल गया? पृथ्वी के बाहर बाहर का ओवरव्यू पता चल गया कि पृथ्वी के बाहर से, इसको बाहर से मतलब जो कुछ भी हमें जानना है वो हम इसमें जान लेंगे। अब आ जाइए अर्थ के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? अभी तक हमने जाना एस्ट्रोनॉमी, यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से जुड़ी हुई सभी चीजें, सारे प्लैनेट्स, और उसके बाद पृथ्वी और पृथ्वी का बाहर से ओवरव्यू, यानी कि उसकी गतियां, उसके अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान। क्या है? भू आकृति विज्ञान। इसी को क्या बोल देते हैं हम? जियोमॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। देखिए क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी, और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वो देखते जाइए। देखिए जैसे कि ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के अंदर मान लीजिए ऐसे गोल है हमारी पृथ्वी, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? यहाँ का पार्ट छोड़ दीजिए, पृथ्वी किन किन चीजों से बनकर मिल करके बनी है। देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा? चट्टाने होंगी, है ना, कुछ पर्वत पठार ये सब होंगे, है ना। चट्टाने हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। इसी तो इसी को हम भू आकृति विज्ञान, इस पे आखिर क्या क्या आकृतियां हैं, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं कुछ है ना। तो इसके ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है वो सारा हम पढ़ लेंगे इसमें, इसके जियोमॉर्फोलॉजी में। यानी कि सबसे पहले क्या हो गया? इसमें चट्टाने हो गई, है ना। चट्टानों के बाद अगर चट्टाने हैं तो चट्टानों में कुछ संचलन भी होगा, भू संचलन की क्रियाएं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स होता है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जियोमॉर्फोलॉजी के थ्रू पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए इसमें कुछ ऐसे फेनोमिनाज हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे अगर प्लेट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, तो क्या आएगा? यहाँ पे चट्टाने हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे कभी भूकंप आएगा, कभी सुनामी आएगा। तो इन इवेंट्स को भी हम, इन फेनोमिनाज को भी हम पढ़ेंगे। भूकंप हो गया, सुनामी हो गया ना, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, है ना, ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? आपकी जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाती हैं। ये हो गया जो मैंने बोला था आपको कि पृथ्वी के अध्ययन में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट तो हो गया, बस इतना ही पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। भू आकृति विज्ञान में, जियोमॉर्फोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़नी। अब देखिए यहाँ का पार्ट हमने देख लिया, ऊपर का क्रस्ट का, और इसके अंदर क्या क्या चीजें ये हमने देख ली। अब देखिए अब ऊपर के पार्ट में आ जाइए। यहाँ पर क्या है? दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? एक वायुमंडल है, ठीक है। तो इस वायुमंडल की संरचना का विकास कैसे हुआ, उन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो अब इसी को हम क्या कह देते हैं? क्लाइमेटोलॉजी, या वायुमंडल का अध्ययन, या हम इसी को क्या कह देते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। अब देखिए क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए पहले क्या होगा? अगर समुद्र है और स्थल है तो क्या होगा? तापांतर होगा, तो क्या होगा? हवाएं चलेंगी। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पवन, ठीक है। पवन चलेंगे, क्या बनेंगे? बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। अच्छा तापांतर होगा क्यों? क्योंकि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऊष्मा बजट, यानी कि हमारे पास एक सन है जो सभी प्लैनेट्स में ऊर्जा देता है, और सभी प्लैनेट्स में ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सन। तो सन क्या करेगा? सन ऊष्मा देगा, और इसमें से कितनी ऊष्मा पृथ्वी कैप्चर करेगी, कितनी ऊष्मा वापस लौटा देगी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का एक टॉपिक बन जाता है ऊष्मा बजट। अब यहाँ पे ऊष्मा बजट हो गया। फिर
उष्मा बजट हुआ, हवाएं चली तो क्या हुआ, बारिश होगी, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, बादल, बादलों का बनना, बादल कितनी तरीके के होते हैं, आर्द्रता, कितनी आर्द्रता, कितनी बारिश कहाँ पर होती है, उसकी आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। और वायु राशियां अलग अलग तरह की, कौन सी ठंडी ठंडी हवा है, कौन सी गर्म हवा है ना। और फिर इन्हीं बादलों से और पवनों से मिलकर के क्या बनेंगे, चक्रवात बनेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे फिर, चक्रवात पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया पृथ्वी के ऊपर ऊपर जितनी भी चीजें, और इन्हीं से मिलकर के क्या बन जाएंगी, जलवायु बन जाएंगी, अलग अलग तरह की जलवायु। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, ऐसे ही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की अलग अलग तरह की जलवायु है। तो ये देखिए, अब देखिए बताइए, इसमें कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें। ये तो हो गया ऊपर का अध्ययन, यानी कि जिसको हमने क्या कह दिया, क्लाइमेटोलॉजी कह दिया, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के नीचे, अब ये ऊपर का पार्ट फिनिश हो गया, जलवायु तक, यहाँ तक। अब पृथ्वी के नीचे इस वाले पार्ट पे क्या है, कहीं स्थल है तो कहीं जल है। इसी में से एक पार्ट को हमने ले लिया, जल को बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जो है उनको हम क्या कहते हैं, महासागर, सागर। तो उसी से बन गया हमारा ओशियनोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी। यही इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, महासागरों का अध्ययन, जिसको हम क्या कह देते हैं, ओशियनोग्राफी कह देते हैं, यही इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब देखिए महासागर है तो महासागर की बनावट होगी, तो पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, महासागर, महासागरीय संरचनाएं, महासागरीय संरचना कि कैसी कैसी महासागर की संरचना है, कैसे बना है, कहीं 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 इसका सीबेड है, कहीं ऊपर उथला हुआ पार्ट है, कहीं महासागरों के अंदर प्रवाल है, कहीं घाट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये सारी चीजें महासागर की संरचनाओं में हम महासागरीय गर्त, महासागर की जो भी संरचना है ओवरऑल वो हम इसमें पढ़ लेंगे। इसके अंदर कौन से जीव जंतु हैं, कोरल रीफ हैं, क्या है, वो सारी हम इसमें पढ़ लेंगे। और महासागर जो है वो कितना तापमान ग्रहण करते हैं, महासागरीय तापमान से क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना प्रदूषण हो रहा है, महासागरीय प्रदूषण भी एक नया टॉपिक है। मतलब जैसे जैसे आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हम क्या करते जा रहे हैं, हम अपनी अर्थ को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। और इतना पॉल्यूशन होने की वजह से रोज नई प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, रोज इतने नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और जब आप देखोगे ना क्वेश्चन पेपर उठा के, तो एक्चुअल में अब ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब बिल्कुल बेस से, या हम ये कहते हैं बिल्कुल उसकी जो परिभाषाएं हैं या उनका उनका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उससे तो आते ही हैं, लेकिन साथ में उसका एक पार्ट जो है वो करंट में जुड़ी हुई जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जितनी भी करंट की चीजें हैं, उनसे जुड़ करके पेपर बनता है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, ठीक है। जैसे जो पेपर 3 में 4 में जो चीजें आती थी वो सारी अब पेपर फर्स्ट के साथ जुड़ करके मेंस में आने लग गई हैं। तो अब देखिए हम टॉपिक से थोड़ा सा भ्रमित हो गए। देखिए क्या हो जाता है, अब यहाँ पर आ गए हम ओशिनोग्राफी में, महासागरीय संरचनाओं में। महासागर में अब महासागर अ, गति करेगा तो क्या उत्पन्न होंगी इसकी धाराएं उत्पन्न होंगी। तो महासागरीय धाराएं, अब धाराएं कैसी हैं, क्योंकि इसमें ये तापमान को स्टोर करके रखता है, टेम्परेचर को। तो धाराएं कहीं गर्म होंगी, कहीं ठंडी धाराएं होंगी। जहाँ गर्म जल धाराएं हैं वहां का फेनोमेना क्या है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, जहाँ पे ठंडी जल धाराएं, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, धाराएं। और इसमें क्या आएगा, ज्वार भाटा भी आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, जैसे ज्वार भाटा हो गया, ज्वार भाटा, ठीक है। तो ओशिनोग्राफी में कुल मिला के ये चीजें हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हमने विश्व के भूगोल में हमने क्या क्या चीजें ऐसी थी जो हमने देख ली, जिसमें सबसे पहले उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद सौरमंडल कैसे बना, ग्रह कैसे बने, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं, उनके देशांतर। आई होप कि अब आपको बहुत कुछ ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। स्पेशली ये पिक्चर अपने माइंड में बिठा लीजिए आप लोग कि एक पृथ्वी है, पहले हमने पृथ्वी के बाहर का अध्ययन किया, पृथ्वी के बाहर क्या क्या चीजें, उसके बाद हमने पृथ्वी के अंदर का अध्ययन किया। तो अंदर पहले हमने इसकी संरचना देख ली कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ महासागर हैं, कहाँ पे महाद्वीप हैं, ये सब चीजें, चट्टाने कौन सी हैं। और उसके बाद उसको हमने वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऊपर का पार्ट सारा क्लाइमेटोलॉजी में चला गया और नीचे का पार्ट सारा ओशियनोग्राफी में आ गया, ठीक है। आई होप कि इतना आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा, याद हो गया होगा, अपने सिलेबस का सब कुछ समझ आ गया होगा इसमें में से। अब देखिए, चलिए इसके बाद देखिए आपने अब तक
विश्व भूगोल का एक पार्ट समझ लिया, जिसमें हमने पृथ्वी, ब्रह्मांड ये सब देख लिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे ऐसा फेनोमेना जिससे जिससे ह्यूमन प्रभावित होते हैं या ह्यूमन उसको प्रभावित करते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो विश्व भूगोल को यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल हमने सारा देख लिया कि भौतिक चीजों का क्या 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 फेनोमेना थे उसमें, क्या क्या आकृतियां, सबकी सब कुछ देख लिया। उसके बाद अब आ जाइए मानव भूगोल पे, इसी का एक पार्ट होता है मानव भूगोल। अब देखिए, अब आप बताइए मानव भूगोल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, गेस करिए। देखिए कि वो सारे फेनोमेना, वो सारी चीजें जिससे मनुष्य प्रभावित हो रहे हैं या जिसको मनुष्य प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने एक अर्थ बनाई थी, पहले ही बनाई थी, फिर से एक छोटी सी अर्थ बना लेते हैं। अर्थ भी कहेगी कि कैसा कैसा मुझे डिजाइन कर रहे हो तुम, है ना। देखिए, चलिए, ये अर्थ है। अब अर्थ के ऊपर ये ये हमारा सरफेस है। अब देखिए इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, क्या ऐसी फर्स्ट चीज है जिससे सभी ह्यूमन हमेशा से प्रभावित होते चले आ रहे हैं, वो क्या है, मिट्टियां। अलग अलग तरह की मिट्टियां अलग अलग जगह पाई जाती हैं। तो वो मिट्टियां क्या करेंगी, वो उन वहाँ की वेजिटेशन को, वहाँ के वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी उग रहा है, उन सब चीजों को प्रभावित करेगी, तो मनुष्य के रहन सहन को भी प्रभावित करेगी, है ना। तो सबसे पहले मानव भूगोल में हम क्या देखेंगे, मृदा यानी मिट्टी। ठीक है, मृदा। अब देखिए मिट्टी मिल गई तो आप क्या करोगे, जब आदि मानव शुरू से पहले क्या करते थे, वो पशुपालन करते थे, हंटर गैदरर्स थे। लेकिन क्या हुआ, जब उनको मिट्टी की उर्वरता का पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृषि करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, कृषि करना। तो आप क्या करने लग जाएंगे, कृषि करने लग जाएंगे। कृषि के साथ साथ क्या करने लग जाएंगे, पशुपालन करने लग जाएंगे। तो कृषि और पशुपालन ये तो आपकी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसके बाद कृषि हो गई, पशुपालन हो गया। तो अब आपको अच्छा, कृषि करने के लिए और पशुपालन करने के लिए आपको हमारे पूरे वर्ल्ड में जो भी संसाधन, कौन सा कॉन्टिनेंट कौन से संसाधन से रिच है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, अगला पार्ट इसका संसाधन, है ना। अब आपको, आपने कृषि कर ली, पशुपालन कर लिया, पेट भर गया आपका, संसाधन आपको मिल गए। संसाधन अब क्या करोगे, खाली टाइम में पेट तो भर गया है, अब क्या करोगे, संसाधनों का अच्छा उपयोग करोगे, और उपयोग करके क्या बनाओगे, खनिज मिले, संसाधन बनाए, संसाधन बनाए। अब देखिए, आपने उद्योग धंधे लगा लिए, अब उद्योगों को करेंगे क्या आप, उद्योग आए हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करेंगे, रिसीव करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, परिवहन, और क्या चाहिए होगा, संचार के साधन चाहिए होंगे। बातचीत करोगे तभी तो सामान किसी को दे पाओगे, डिलीवर कर पाओगे या रिसीव कर पाओगे। तो ठीक है, संसाधन हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे उद्योग और परिवहन, फिर आपका आ गया संचार। अब परिवहन कर लिया, संचार कर लिया, किसको, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना हमें कि कौन से कॉन्टिनेंट में कहाँ पे कौन सी जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पे जनसंख्या का डेमोग्राफिक डिविडेंड कितना है, और वहाँ पे शहरी जनसंख्या है या ग्रामीण जनसंख्या है। क्योंकि देखिए नीड जो होती है वो शहरी लोगों की और ग्रामीण लोगों की, दोनों की नीड अलग अलग है। तो हमें उसके लिए क्या जानना होगा, हमें अपनी जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का टाइप जानना होगा कि जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण है, शहरी है, कितनी है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्योंकि सबके नीड्स अलग अलग तरह की होती हैं। ये हो गया जनसंख्या का वितरण। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद एक ऐसी भी जनसंख्या है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, या यूं कह लो हम उनके साथ ज्यादा फैमिलियर नहीं है, तो उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम जनजातियां कह देते हैं। कितनी तरह की हमारे यहाँ जनजातियां हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ोगे, है ना, प्रादेशिक जनजातियां, ऐसा एक टॉपिक है। उसके बाद देखिए, ये मेनली हमने सारे टॉपिक इसमें मानव भूगोल से रिलेटेड जितने भी हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप बताइए कि कुछ भी आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको उसमें दिमाग खपाना नहीं पड़ेगा। ये हो गया एक मोटा मोटा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बस इतनी इतनी ही चीजें पढ़नी, थोड़ा सा ही तो है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब दूसरा जो मैंने बात की थी कि हमने अपने सुविधा के हिसाब से, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमने अपने सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हमारा था वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा हमारा था इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए, जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या बात करेंगे, वही सारी चीजें आप अपने विश्व के भूगोल में जो जो आपने देखी चीजें देखी थी, उसी को हम अप्लाई कर लेते हैं अपने भारत के भूगोल में। तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे,
भारत के भूगोल का पहले तो हम अपने भारत का विस्तार देख लेंगे, बाहर से देख लेंगे, है ना, जैसे मैंने आपको पहले बाहर से देखा था फिर अंदर से, ऐसे ही हमने भारत को बाहर से इसकी ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, ठीक है। तो पहला पहला तो हो गया भारत का विस्तार, यानी कि भारत की संरचना, भारत की संरचना कहते हैं कैसी है, कहाँ से इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है ना। तो पहले हम इसके विस्तार के बारे में जान लेंगे, फिर इसकी भूगर्भिक संरचना, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट क्या हो गया, भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना जैसे हमने उसमें देखा था कि भूगर्भिक संरचना, जैसे कि हमने उसमें देखा था कि कौन सी चट्टानें हैं, कहाँ महासागर है, कहाँ महाद्वीप है, ऐसे ही इसकी भूगर्भिक संरचना में हम देख लेंगे कहाँ कौन सी चट्टान पाई जाती है, कहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद भारत के कितने हमारे देश में, तो थर्ड नंबर पे आ गया भारत का भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। देखिए भौतिक प्रदेश में कहीं पे तो हिमालय है, कहीं पर्वतीय है, कहीं कोस्टल रीजन है ना, कहीं कोस्टल रीजन है, कहीं आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, कहीं लक्षद्वीप है। तो ऐसे ही हम भारत के सारे भौतिक प्रदेशों को देख लेंगे, कहाँ पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कहाँ मैदान है, कहाँ कोस्टल रीजन हैं, महाद्वीप, कहाँ द्वीप हैं। तो इसी तरह से ये सारा क्या हो गया, भारत के भौतिक प्रदेश हो गए। अब जैसे कि हमने उसमें भी बाहर का पहले बाहर का सब कुछ देखा था अर्थ में कि बाहर क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद अंदर का ऐसे हमने इसमें अंदर देख लिया चट्टानें। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, तो हम क्या देखेंगे, भारत का अपवाह तंत्र। क्या हमने क्या देख लिया, भारत का अपवाह तंत्र, यानी कि इसमें जितनी भी नदियां हैं किस दिशा में बहती हैं, उनसे कौन कौन से स्टेट जो है वो लाभान्वित होते हैं, उनके क्या क्या उनसे फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। नुकसान भी है, कभी बाढ़ आ जाती है, जैसे कि असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ भारत का अपवाह तंत्र देख लेंगे। उसके बाद हमने अपवाह तंत्र नदियां हैं, यानी कि कहीं टेम्परेचर कम है, कहीं ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या बनेगी भारत की जलवायु। तो हम इसके बाद इसका क्लाइमेट देख लेंगे, अपने क्लाइमेट को अच्छी तरह से विस्तार रूप में पढ़ लेंगे। अब देखिए ये सारी ओवरऑल ये सारी चीजें हमने देखी, उसके अलावा जो है वो क्या है, वो वही सब कुछ है, यानी कि भारत का मानव भूगोल। जैसे हमने मानव भूगोल को देखा ही था, लेकिन अब उसी को हम भारत के एस्पेक्ट में देख लेंगे, भारत का मानव भूगोल कह सकते हैं हम। वैसे ऐसा बाइफिकेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप समझने के तौर से, ताकि आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझ आ जाए, याद हो जाए, तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे इसको, भारत का मानव भूगोल, यानी कि भारत की मृदा। मृदा मिली तो हमने क्या किया, जैसे पहले किया था कृषि की, और क्या किया, पशुपालन किया, है ना, कृषि की पशुपालन किया, कृषि और पशुपालन मिले तो हमने क्या किया, खनिजों की खोज की, कहाँ पे कौन से खनिज हैं। अब देखिए खनिजों के बारे में हमें जानना यूं भी जरूरी है, हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे देश में कहाँ पे कौन सा खनिज मिल रहा है, क्यों इतनी सारी फैक्ट्रियां उड़ीसा में ही हैं, क्यों छत्तीसगढ़ में ही है ना, क्यों बहुत सारे प्लांट हैं जो हर जगह, लोहे के प्लांट हर जगह क्यों नहीं है, केवल ऐसी स्पेसिफिक जगहों पे ही क्यों है ना। तो इन सब चीजों को जानने के लिए देखिए ज्योग्राफी हमारी सिर्फ पढ़ाई में तो मदद करती है, लेकिन ज्योग्राफी आफ्टर ऑल हमारे नॉलेज में बहुत इंप्रूवमेंट करती है। हमें एटलीस्ट सब कुछ पता होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनको यही नहीं पता होता कि इंडिया में स्टेट्स कौन से स्टेट कहाँ पर हैं, है ना, उनको नाम ले लो तो उनको ये नहीं पता होता कि ये उत्तर में पढ़ेंगे, दक्षिण में पढ़ेंगे, पूर्व में पढ़ेंगे, पश्चिम में पढ़ेंगे। बहुत से लोग तो हमारे पूर्वी भारत से अनजान है, हमारे अपने ही देश के होकर के वो पूर्वी भारत से अनजान है। तो इसीलिए ज्योग्राफी आई थिंक कि सबको पढ़नी चाहिए, सबको, इसलिए मतलब बहुत डीप में ना पढ़ो अगर आप, तो कम से कम एक मतलब रेफरेंस के तौर पे एक मोटा मोटी नॉलेज तो सबको होना ही चाहिए ज्योग्राफी का। अब देखें पशुपालन हो गया, खनिज हमने जान लिए कहाँ कौन से मिल रहे हैं, और जहाँ पे जो खनिज मिल रहे हैं वहां पे उसी से स्पेसिफिक बहुत सारे क्या मिल जाएंगे आपको, उद्योग धंधे मिल जाएंगे, है ना। तो हमने उद्योग लगा लिए, उद्योग लगा के उनका क्या करना पड़ेगा, हमें परिवहन करना पड़ेगा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। आखिर उद्योग लगा तो लिए, आपने प्रोडक्ट्स बना तो लिए, आप क्या करोगे, उनको सेल करोगे। सेल करने के लिए आपको परिवहन और क्या चाहिए, संचार के साधन चाहिए। अब परिवहन कर लिया, संचार कर लिया, अब उसके बाद हमें क्या जानना है, हमें भी तो अपनी जनसंख्या जाननी है ना, कि हमारे कौन से स्टेट में जनसंख्या का लेवल कितना ज्यादा है। जैसे
मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है अभी? वही जहाँ पर कुंभ का मेला लग रहा है, तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ऐसे ही हम ये जानते जाएंगे कि कहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम पॉपुलेशन है, कहाँ पे कितनी ज्यादा मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या रह रही है और कहाँ पे कितनी ज्यादा मात्रा में आपकी जो है शहरी जनसंख्या रह रही है। जैसे मुंबई को देख लो आप, शहरी जनसंख्या भी है, जीडीपी में भी इतना बड़ा रोल है उसका, है ना। तो ऐसे ही हम देखते जाते हैं जनसंख्या, और जनसंख्या के साथ साथ हमारे यहाँ कुछ जनजातियां भी रहती हैं जो पिछड़ी हुई हैं, है ना। आपने हम भारत के समाज में आपने पढ़ा होगा नक्सलाइट एरियाज हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जनजातियां हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो और इसके अलावा हम जानेंगे अपने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यानी क्योंकि कुछ केंद्र शासित प्रदेश हमारे इस इंडियन टेरिटरी, मतलब इस वाली टेरिटरी से बाहर है। वैसे तो है वो सारा इंडियन टेरिटरी ही, लेकिन उससे बाहर है। जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और आपका दमन दीव हो गया, ये सारे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं वो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में आ जाते हैं, जिनके बारे में हमें जानना है। तो ये था आपका आफ्टरऑल, मतलब ये था आपका पूरा एक कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पैकेज। तो अब देखिए आपको, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत इजी अब आप फील करोगे। अब आप जहाँ भी जो भी टॉपिक देखोगे, जहाँ भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो क्या है, एक आपके माइंड में एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बन गया कि अब हमें ये चीजें पढ़नी है। तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उन टॉपिक्स को अच्छे से ग्रैब कर पाएगा और अच्छे से आप उनको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अच्छा हाँ, एक चीज और बता देती हूँ कि सिलेबस में ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन एक इसका पार्ट और भी होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण भूगोल। लेकिन अब उसको पेपर 4 के अंडर में इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप जब देखोगे कि क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम्स में, वो पूरे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बिल्कुल अलग, या भूगोल से, ज्योग्राफी से बिल्कुल अलग, पेपर फर्स्ट से ऐसे ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट आए। दोनों का इंटरलिंक होगा एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों ही टॉपिक, ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको इंटरलिंक करके ही पढ़ने हैं। ठीक है, अभी देखिए इतने नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतना हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है कि भूगोल में शुद्ध कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का रेशियो बहुत कम हो गया है बनस्पत के इसके, कि वो उससे इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले से और आपका प्राकृतिक आपदाओं से जोड़ के पूछे जाए प्रश्न। तो इस तरह से आपको अपने माइंड में ऑल क्लैरिटी रख के चलना है स्टार्टिंग से। ठीक है, ऑल द बेस्ट।